अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट किस तरह होती है। हमें ये पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना लाजमी है, क्योंकि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें लाजमी पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन लॉफुल किस तरह होती है और अनलॉफुल कंसिडरेशन कौन सी होती है। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अब ये चैप्टर 2 का जो पहला पार्ट है उसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 3, जो कि बताता है लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा पहले कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ अगर फ्री कंसेंट होता है तो फ्री कंसेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसमें होंगे, नहीं तो वो फ्री कहलाएगा। उसके साथ साथ फिर उनकी वॉइडेबिलिटी का देखा, और ये कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है। और इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन 23, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 23 कहता है कि कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा अगर वो स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, ठीक है, या फिर इस नेचर का ना हो कि अगर उसे परमिट किया जाए तो कोई प्रोविज़न ऑफ लॉ डिफीट हो रहा हो, या फ्रॉडुलेंट ना हो, या उसके करने में इस तरह की इंजरी ना हो जो किसी ऐसी कोई बात ना हो जो किसी सामने वाली पार्टी को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी दे रही हो, या कोर्ट ने ही उसे इमोरल करार ना दे दिया हो, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही हो। लेट अस डिस्कस इन ऑल इन डिटेल। पहला है फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, यानी कि लॉ ही उसे मना ना करता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि लॉ ने ही उसे वॉइड करार दे दिया हो पहले से ही। वॉइड अब इनिशियो टाइप होता है ना, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी कंट्री में स्मगलिंग करना तो अलाउ नहीं होगी, लॉ मना करता है इसे, तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें स्मगलिंग हो रही हो या ड्रग्स की सेल करने के लिए हो तो वो वॉइड होगा। ठीक है, और इसकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट भी ज़ाहिर है वॉइड होगी। फिर सेकेंडली है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि इस तरह की कंसिडरेशन हो या इस तरह का ऑब्जेक्ट हो कॉन्ट्रैक्ट का जो किसी प्रोविज़न ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा हो अगर उसे परमिट किया जाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ए एंड बी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट वेयर ए इज़ द डेटर दैट बी विल नॉट प्लीड लिमिटेशन। दिस हाउएवर इज़ डन टू डिफीट द इंटेंशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, एंड सो द कोर्ट्स कैन रूल द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी कि ए और बी किसी एग्रीमेंट पे आते हैं और ए बी को कह देता है कि भाई मैं आपके साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बात हो या पैसे आपको मैं ना भर पाऊँ, आपको वापस पैसे ना दे पाऊँ, तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। ठीक है, या जो लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से आप नहीं चल सकते। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट की इंटेंशन है उसे डिफीट किया गया है ना, प्रोविज़न ऑफ लॉ जो उसमें है। तो इस तरह का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल होगी, और कंसिडरेशन भी एक तरह से अनलॉफुल होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तीसरा है फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी फ्रॉडुलेंट। एग्रीमेंट्स इंटर into containing unlawful fraudulent consideration or object are void by nature. For example, A decides to sell goods to B and smuggle them outside the country. This is a fraudulent transaction, as so it is void. Now B cannot recover the money under the law if A does not deliver on his promise. यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन ही फ्रॉडुलेंट हो या उसका ऑब्जेक्ट ही फ्रॉडुलेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पे ए ने डिसाइड किया कि वो गुड सेल करेगा बी को, ठीक है, और उसके बाद वो स्मगल कर देगा, उन्हें कंट्री के बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो भी फ्रॉडुलेंट है और वॉइड है, और बी जो है वो अपने पैसे भी रिकवर नहीं करवा सकता अगर वो उसे प्रॉमिस जो उसने डिसाइड किया है अगर उसे डिलीवरी ना दे, क्योंकि इसकी कंसिडरेशन थी वो ही फ्रॉडुलेंट थी। ठीक है, तो फोर्थली है डिफीट्स एनी रूल्स इन इफेक्ट, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किया गया हो कि जो रूल्स एग्जिस्ट लॉज हैं किसी कंट्री के
उसको डिफीट कर रहे हो, उनके प्रोविज़न को ही, तो वो भी अनलॉफुल कहलाया जाएगा, उसकी कंसिडरेशन भी और उसका ऑब्जेक्ट भी। फिफ्थ है व्हेन दे इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है उसमें सामने वाली पार्टी को इंजरी हो रही हो या उसकी प्रॉपर्टी को, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन में आएगा। ठीक है, तो किसी पर्सन को इंजरी किस तरह से, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिश अ बुक दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ अनदर पार्टीज copyright would be void. This is because the consideration here is unlawful and injures another person's property, for example his copyright. यानी कि एक बंदा किसी जो बुक पब्लिश करता है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप इस बुक को पब्लिश कर लें, जबकि वो जो बुक उसने लिखी है वो किसी की कॉपी की है, तो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी था वो, यानी कि जो कॉपीराइट उसके पास था, वो यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो जिसकी कंसिडरेशन इस तरह से अनलॉफुल हो, तो वो भी ठीक नहीं है। 6 है व्हेन कंसिडरेशन इज़ इमोरल, यानी कि कंसिडरेशन ही इमोरल हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी औरत को पैसे दे ये कहकर कि आप अपनी डाइवोर्स करवा लो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इमोरल होगा, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके ख़िलाफ़ में आएगा। 7th है कंसिडरेशन इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो किसी पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही हो। ठीक है, तो इस तरह की जो कंसिडरेशन होगी वो भी अनलॉफुल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग विद द एनिमी, अगर हमारे मुल्क में हम जैसे मिसाल में पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, तो वो हमारे एनिमी है इस टाइम पर, और अगर फिर भी हम उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को ख़राब करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट जो उनकी है वो इन्फ्रिंज होगा। तो इस तरह की भी जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल होगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।